वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट ए सेशन। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या दिया गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 30 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ द सर्किल मस्ट बी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिफरेंस किसके में दिया गया है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर में डिफरेंस कितने का है, 30 का। सर्कमफेरेंस होता क्या है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर सर्किल का। डायमीटर क्या होता है 2r, यानी कि 2r इज इक्वल टू कितना है 30। ओके चलो इन दोनों में क्या है, यहाँ भी 2r है, यहाँ भी 2r है, तो यहाँ से 2r और यहाँ से 2r कॉमन कर लिया तो क्या बचा, पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 30। चलो मैं कलर चेंज कर लूँ, देखो 2 से काटा, ये क्या हो गया 15, यानी r पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसको 15 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 22/7 माइनस 2। तो चलो 15 इंटू 22 माइनस 14, 22 माइनस 14, 14 8 22 होता है, और सॉरी 14 प्लस 8 22 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14, ठीक है। इंटू क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा 7, यानी कितना हो गया, कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 2। ओके यानी ऊपर 22 माइनस 14 हो जाएगा ना। क्या कर रहा हूँ, कहीं तो मिस्टेक कर रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में कहीं तो मिस्टेक हो रहा है क्योंकि आंसर मेरा नहीं आ रहा है। चलो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 2 पाई आर माइनस 2r यहाँ तक तो ठीक है, 2r यहाँ भी कॉमन, 2r यहाँ भी कॉमन, पाई माइनस 1 होगा। देखो यहाँ पे मिस्टेक था, पाई माइनस 1, पाई माइनस 1, पाई माइनस 1, क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा था इसलिए, क्योंकि कैंसिल होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू था और मेरा इंटीजर आ नहीं रहा था, तो इससे पता चल गया कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। 22 माइनस 7 कितना हो गया, 22 में से 7 माइनस करोगे यानी 15, यानी क्या हो जाएगा, चलो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ। 15 डिवाइडेड बाई 15/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, यानी 7 आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो सर्कमफेरेंस माइनस डायमीटर का डिफरेंस दिया गया इतना, सर्कमफेरेंस होता क्या है 2 पाई आर, डायमीटर कितना होता है 2r, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30। 2r कॉमन कर लिया तो क्या बचा, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 30, यहाँ से कितना हो गया 15, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी 15 डिवाइडेड बाई, ये पाई माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा पाई माइनस 1। ओके चलो अब यहाँ से और एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। 15 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 माइनस 1, 15 डिवाइडेड बाई एलसीएम लूँगा तो 22 माइनस 7 यानी कि 15, 22 7 ऊपर चला गया कैंसिल, यानी 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया, द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज। देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बोल दिया, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे कहा गया है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसका बेस, लेट सपोज ये मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये BC बेस है जिसकी से 12 दिया गया है। परपेंडिकुलर जो 5 है क्या है, उसका एल्टीट्यूड है, यानी इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ये रहा, यानी ये वाला लेंथ 5 है। तो डेफिनेटली आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट पढ़ा है, यानी अगर ये 5 और 12 है तो मेन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ, ये वाला। मैं इरेजर लेके इरेज भी कर देता हूँ, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 13। लेकिन ये नहीं कहा गया, कहा जा रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, इस अपोजिट वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज डी पॉइंट है तो हमें BD निकालना है, क्या होगा। देखो यार ये एक रिजल्ट है, लेट सपोज अगर ये परपेंडिकुलर है P और ये बेस है B और ये हाइट H है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ,
राइट एंगल ट्रायंगल में एक रिजल्ट है, रिजल्ट पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है और ये इसका प्रूफ मैंने 70 डेज मैथ कोर्स में कराया है। अगर आप जो लोग 70 डेज कॉन्सेप्ट वाले कोर्स देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे सारी कुछ पड़ी हुई है कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर। तो देखो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर ये लेंथ P है, ये B है और ये H है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, लेट सपोज ये A है, ये B है और ये C है, तो ये वाला D पॉइंट है, तो हमें BD निकालना है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो होता है P इंटू क्या B डिवाइडेड बाई क्या, ये हाइपोटेनस वाला लेंथ H। तो यहाँ पे देखो BD लेंथ निकालनी है तो BD क्या हो जाएगा 5 इंटू 12 अपॉन ये क्या है, इससे डिवाइड कर दो 13, यानी कितना हो गया 60 अपॉन 13। 60 अपॉन 13 कौन सा आंसर मैच करेगा, देखो ध्यान से, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। 13 चौके 52 और 4 56, 56/13 ये भी नहीं हो सकता, यही है 52 8 60, यानी ये क्या है 60/13। तो आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 73, द एरिया ऑफ ए साइडेड रीजन इन द गिवन फिगर, यानी ये जो काला पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। अब देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, इस काले वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो देखो ऊपर वाला, यानी यहाँ से मैं लाइन देख रहा हूँ, देखो यहाँ से लाइन है और यहाँ से ये वाला क्या है हाफ सर्किल हो गया, यानी इस वाले को इसमें से माइनस, मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, देखो इस वाले ट्रायंगल को मैं हटा दूं, इस वाले ट्रायंगल को, तो हमारा जो ब्लैक वाला पोर्शन था, यानी हमारा ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा ना, सिंपल हो जाएगा, बस यही निकालना था। शेडेड वाले यानी इस काले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, इस हाफ सर्किल में से, हाफ सर्किल यानी कि सेमी सर्किल बोल सकते हो उसको, सेमी सर्किल यानी अर्ध वृत्त, सेमी सर्किल में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हटा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और दिया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ से सेंटर से सरकमफेरेंस में मिलाने वाली लाइन क्या है ए, यानी अगर ये सर्किल का सेंटर है तो ये भी लेंथ ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि आप जानते हो सर्किल में सेंटर से कहीं भी सरकमफेरेंस पे लाइन मिलाओगे सारी की सारी रेडियस होती है और वो ए दिया गया है, और ये सी क्या था, सेंटर था। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से, इसी लाइन को, इस लाइन को पकड़ते हैं, जो ये वाली लाइन थी, अगर ये क्या है ए है और ये भी ए है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, और यहाँ से देखो इस वाले पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी क्या है, ए ही है, तो चलो इसका एरिया, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल है यानी आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस सिंपल ट्रायंगल है तो इसका क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ए और ए 2a इंटू हाइट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, बस हमारा ये आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे, चलो पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल यानी ए स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस 1, ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो पाई बाई 2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 73 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया गया, ध्यान से हम देखते हैं, द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज्ड बाई 22 इफ द रेडियस इंक्रीज बाई 1 सेंटीमीटर, द ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्किल इज। अच्छा क्वेश्चन है यार, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। देखो लेट सपोज, देखो एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज्ड बाई इतना, ओके, यानी मान लो ये सर्किल पहले कुछ था, ये बढ़ करके कुछ ये हो गया, इन दोनों के इंक्रीज्ड एरिया यानी डिफरेंस, यानी A1 मान लो कि ये A2 एरिया है और ये A1 एरिया है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस A2 माइनस A1, क्योंकि यही ना इंक्रीज्ड एरिया यही हो गया, जितना इंक्रीज होगा वो 22 दिया गया है, ओके। कहा गया रेडियस जो था वो 1 से इंक्रीज हो गया, मान लो इसका रेडियस R था तो इसका रेडियस क्या हो गया R+1, यही तो फर्क पड़ा और कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। चलो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू R+1 का होल स्क्वायर माइनस इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22। बस सोल्व कर देते हैं, हमारे पास पूछा गया ओरिजिनल रेडियस R निकाल देंगे, तो पाई कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा R+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब R की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22 से 22 कैंसिल यानी 7 उधर चला जाएगा, यानी R+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7।
यही हो गया ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब आप जानते हो क्या, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, यानी r प्लस वन प्लस आर इंटू आर प्लस वन माइनस आर इज इक्वल टू क्या दिया गया 7। चलो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, r और r 2r प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, यानी इंटू वन इज इक्वल टू 7, 2r प्लस वन इज इक्वल टू 7, तो 2r इज इक्वल टू 6, तो r की वैल्यू 3 आ गई, यानी ऑप्शन मैच कर जाएगा सी। और यही तो निकालना था, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्किल कैन बी ड्रॉन इन साइड ए रेक्टेंगल विथ साइड इतना सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर ईच। अच्छा जी, देखो ये कहा गया है कोई एक रेक्टेंगल है, ओके, इस रेक्टेंगल का एक लेंथ वाली साइड दिया गया 148 और ये वाली साइड दिया गया है 14, और हमसे कहा गया कि इसमें लार्जेस्ट सर्किल ड्रॉ करना है। तो लार्जेस्ट सर्किल कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, इसको टच करते हुए इस तरह से, सॉरी मैं इरेजर ले लूँ, अब देखो पेन लेकर के मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ड्रॉ करोगे। ये लार्जेस्ट सर्किल पॉसिबल है इस सर्किल में। अब देखो लार्जेस्ट सर्किल पॉसिबल है, अब देखो ध्यान से कुछ सोचो, ये सर्किल का सेंटर है तो ये वाला रेडियस होगा, इस सेंटर से ये वाला रेडियस होगा। अगर ये लेंथ 14 है तो ये भी लेंथ क्या होगा 14, यानी r प्लस आर इज इक्वल टू 14, 2r इज इक्वल टू 14, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमें रेडियस पता चल गया सर्किल का 7 है, तो एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 154, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ठीक है। क्या दिया गया है, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन ट्रायंगल एंड द सर्किल इज, ओके गुड गुड। देखो एक ट्रायंगल है, वो भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, इसके अंदर एक सर्किल है, ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें देखो क्या पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में का एरिया, यानी जो क्या है, देखो द एरिया ऑफ पोर्शन बिटवीन ट्रायंगल एंड सर्किल, सर्किल और ट्रायंगल के बीच का पोर्शन, यानी ये वाला पोर्शन जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकालना है, यानी जो मैंने कलर किया है वो वाला पोर्शन निकालना है। अब देखो ध्यान से, और एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है 8, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड क्या होती है, सेम होती है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, देखो दो प्रॉपर्टी बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो इसकी साइड ए है, तो इसका सर्कम रेडियस, यानी बाहर से अगर कोई सर्किल जाए इसके तीनों को टच करे तो उसका रेडियस क्या होता है a/√3, लेकिन अगर अंदर से कोई सर्किल जाए तो उसकी रेडियस क्या होती है a/2√3। तो यहाँ पे अंदर वाला पोर्शन का रेडियस हमें पता चल गया, क्योंकि ये सर्किल के अंदर था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्किल के अंदर। तो इस सर्किल का देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर मैं सर्किल का एरिया, इसके एरिया में से अगर इसका एरिया निकाल दूं, तो जो हमारा शेडेड पोर्शन है, यानी छाया किया हुआ, मैंने अभी जो हरे कलर वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा। चलो अब बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 8 इंटू 8 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस, इसका रेडियस कैसे निकलेगा, वही चीज़ है, रेडियस इस वाले फॉर्मूले से, रेडियस क्या होता है 8a/2√3, यानी 8/2√3, यानी कितना हो गया 4/√3, यानी r मिल गया 4/√3, तो एरिया क्या था पाई आर स्क्वायर, यानी 4/√3 इंटू 4/√3। चलो अब देखो सोल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ से 2 हो गया, यानी 16√3 माइनस, यहाँ से देखो पाई की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी क्या, 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इशू नहीं है। 16 इंटू पाई अपॉन नीचे क्या रह गया 3, √3 इंटू 3 हो जाएगा, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँ, 16 कॉमन कर लेता हूँ, ओके, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज हमें ऑप्शन तक पहुँचना पड़ेगा। चलो हम 16 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर तक पहुँचना है ना। अब देखो ध्यान से, चलो 16 कॉमन कर लेता हूँ, 16 कॉमन कर लिया तो √3 माइनस
π/3। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, इंटीजर ये तो हो नहीं सकता, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। चलो 16 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, पाई की वैल्यू भी क्या होती है 3.14, यानी 22/7 को मैं लिख सकता हूँ ना 3.14, अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ अपॉन 3। चलो 16 इंटू यहाँ पे देखो 1.73, 2 ही डिजिट लेता हूँ, यहाँ पे देखो कैंसिल करूँगा तो 1.03 चौके 12, यानी 1.04 ले लेता हूँ, यानी 16 इंटू 1.73 में से 1.04 माइनस जाएगा तो कितना हो गया 9, 6 इतना, यानी 0.69 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हमारे पास आ गया 16 इंटू 0.69। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई भी मैं कर रहा हूँ 16 में पहले इसका मल्टीप्लाई करूँ, मैं क्या सिंपल 16 में 69 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, 16 छाके 96 और एक जीरो लगा दूंगा, 16 नवा 144, यानी कितना हो गया 4 6 4 10 9 1 10, यानी 10.04, 10.04 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा में ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेट डाटा रखा हूँ, क्योंकि 22/7 एग्जैक्ट 3.14 नहीं होता है, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डाटा रखा हूँ, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं, 11 के क्लोज हो जाएगा, 11 नहीं पहुँचेगा, 10 पॉइंट समथिंग होगा, तो एक ही ऑप्शन मैच करेगा, और ये 11 क्योंकि 10.95 11 के अप्रॉक्सीमेट नियर अबाउट चला जाएगा, इसीलिए हमें इसको लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा 76 का, लेकिन कौन सा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ना, 10.95 आ जाएगा क्या, 11 के क्लोज आएगा क्या, क्योंकि आंसर, एक मिनट देखो हमारा क्या आ गया था, फिर से एक बार मैं सोल्व कर देता हूँ इसको। हमने क्या किया √3/4 इंटू 8 इंटू 8 साइड माइनस पाई r², आर की वैल्यू, चलो पाई की वैल्यू यहीं पे रख लेता हूँ 22/7, आर कितना था, आर था a/2√3 है ना, चलो a की वैल्यू 8 है, 2√3 यानी कि 4/√3, 4/√3 इंटू 4/√3, चलो रहने देते हैं इस तरह से, √3 यानी 2 से, यानी 16√3 माइनस ये कितना हो जाएगा 3 से 3, ये 3 हो गया, ओके 3 हो गया, चलो 22/7 इंटू 16/3 इतना हो जाएगा, बाकी तो कैंसिल तो नहीं होगा, इसको पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा ना, चलो सोल्व ही कर लेते हैं, कैसे करें, चलो इसको सोल्व करना पड़ेगा यार, 16 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 22 में 16 का, मैं 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 320, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 अपॉन 21, 16 इंटू 1.732 माइनस 320 और 30 50, 352 अपॉन 21, यानी लेंदी पड़ जाएगा ये आंसर। इसको मैं इसी तरह से एग्जैक्ट सोल्व कर लेता हूँ, रुक जाइएगा, देखिए ध्यान से, इसको 16√3 रहने देता हूँ, ठीक है। अब इधर 22/7 को मैं 3.14 अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ, तो 16 ये कितना हो गया 3, 16 कॉमन कर लेता हूँ, 1.732 माइनस 16 कॉमन यहाँ से कॉमन हो गया, ये यहाँ पे चला आया, ठीक है। और इसको मैं बात करूँ तो 1.04 समथिंग आएगा, 16 इंटू 1.732 माइनस 1.04 समथिंग, यानी कितना हो जाएगा, यानी 0.70, यानी समथिंग अप्रॉक्सीमेट 0.70, 16 7 112, यानी 11 पॉइंट समथिंग हमने ज़्यादा ले लिया, तो कुछ समथिंग आएगा उसके बराबर बी आएगा, इन दोनों में डाउट नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत क्लोज है, तो आपको एग्जैक्ट सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लोज नहीं होते तो हमें दिक्कत होती, ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया गया, इन ए ट्रेंगुलर फील्ड हैविंग 30 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ साइड मेजरिंग 72 मीटर ईच। देखो यार एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे मेरे को तो देख के पता चल गया कैसे, आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट क्या पढ़ा है, 5 12 और 13 क्या होता है ट्रिपलेट, तो अगर मैं सभी में 6 गुना कर दूँ, 5 का 6 गुना 30, 12 का 6 गुना तो 72 और 13 का 6 गुना तो 78, यानी 30 72 और 78 ये भी क्या है ट्रिपलेट है। और जैसे ही ट्रिपलेट पता चला तो इससे ये पता चला कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा,
इससे पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड टू द साइड मेजरिंग 72 मीटर ईच। यानी कि अगर मान लो ये मैं 72 इसको मानता हूँ, तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा 78, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस होगा और ये दोनों में कोई हो सकता है। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड मेजरिंग, यानी इस 72 के सामने वाला, इस 72 पर जो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कौन होगा, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ये वाला है, यानी ये क्या होगा आंसर 30, यही पूछा गया है। यानी अगर मैं बात करूं ए बी सी की, तो इस बी सी पे परपेंडिकुलर कौन है ये, और इसी के लेंथ के बारे में पूछा गया, इसकी लेंथ यानी ए बी की, तो 30 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, तब कर सकते थे जब आपको ट्रिपलेट पता होता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 5, 12, 13 पता है ट्रिपलेट है, तो उसी के बेसिस पे 6 गुना करके एग्जामिनर ने पेपर को सेट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है भाई। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना सेंटीमीटर, ओके, द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनस इज, देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, पहला चीज राइट एंगल ट्रायंगल है, वो भी आइसोसेलेस है, यानी कि अगर मान लो ये लेंथ ए है तो ये भी ए है, क्योंकि ये कहा गया है, ठीक है। और एक लेंथ क्या है, ये वाला लेंथ दिया गया है, ठीक है। अगर ये ए है और ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा a√2 हो जाएगा, होगा ना, डेफिनेटली 100% होगा। ये मैं जानते हो भी हो, पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। आप जानते हो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये x है और ये x है, तो ये क्या होता है x√2। चलिए अब हम आते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या दिया गया, पेरीमीटर दिया गया है कि कितना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इतना। पेरीमीटर होता क्या है, आउटर बाउंड्री, सारी की सम, आउटर बाउंड्री। चलो तो a+a+a√2, चलो a+a 2a प्लस a√2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4√2 + 4, यही क्वेश्चन में दिया गया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई थी, पेरीमीटर कितना था, इतना। अब मैं इसको कैसे सोल्व करूं, देखिए हम सोल्व करने जा रहे हैं, कलर चेंज कर लूं। अब क्या मेरे को इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। मैं इसमें a कॉमन कर लेता हूँ, a कॉमन कर लिया तो क्या बचा 2 + √2, ओके, 2 + √2, 2 + √2, यहाँ से मैं 4 कॉमन कर लूँ इन दोनों में से, तो √2 + 1, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँ, हमें निकालना है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ओके, हाँ जी, ओके। चलो अब देखो ध्यान से, इसमें से, इन दोनों में से मैं यहाँ पे एक और चीज़ करना चाहूँगा, डेरिवेशन कर लेता हूँ। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन कर लूँ, √2 कॉमन कर लूँ, तो √2 ए तो पहले से ही था, तो ये क्या बन जाएगा √2 + 1 = 4 × √2 + 1। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/√2। लेकिन हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी a√2 चाहिए। ए की वैल्यू इतना है, तो a√2 की वैल्यू 4/√2 इंटू क्या √2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 4। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, सिंपल था, हमने लेट सपोज किया और आसानी से पेरीमीटर इक्वल किया और क्वेश्चन को बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिया गया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 11 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज इतना, द एरिया ऑफ, देखो हमारे पास कोई एक इस तरह से कोई एक सेक्टर है जिसका सेंटर ये है, यहाँ से ये 60 डिग्री है और उसके बीच का रेडियस कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, ये भी दिया गया और ये भी दिया गया। तो हमें पूछा गया इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने बताया था ना, θ/360 इंटू क्या होता है πr², थीटा 60 डिग्री है इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r 11 × 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी इसको सोल्व कर लेता हूँ। 6 हो गया, 2 से मैंने काट दिया 3, 2 से मैंने काट दिया 11, गलत तो नहीं कर दिया ना कहीं, 60/360, ओके, 60/360 इंटू 22/7 इंटू सर्कम, ओहो
ये रेडियस नहीं है यार, ये तो मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है, रेडियस नहीं है, सरकमफेरेंस है, क्वेश्चन में बोला गया सरकमफेरेंस 2 पाई r इज इक्वल टू 11 दिया गया है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा ना, r इज इक्वल टू 11 बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 77 बाई 44, 22 दूनी 44, या चाहे तो इसको काट लो यार, 11 से 2 टाइम्स कर लो, यानी 7/4, यानी यहाँ पे 7/4 होगा इंटू 7/4, ये आएगा 7/4 क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन है। चलो अब मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से क्या हो गया, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, 11 7 77 अपॉन 4 जो के 16, 16 इंटू 3 48, 77/48, कौन सा मैच करेगा यार, 77/48 ये मैच कर जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 48 प्लस 29/48 यानी 77/48, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज में लगा लूँ। चलिए हमारा लैपटॉप भी चार्ज हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन फिर से इसको मैं समझा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास कोई एक इस तरह से सेक्टर है, इस सेक्टर का ये एंगल दिया गया है कितना है 60 डिग्री, इसकी रेडियस नहीं दी गई ये, क्योंकि सेंटर से, क्योंकि अगर मैं इसको सेक्टर सर्किल से बनकर बनता है ना, अगर मैं इस तरह से बनाना चाहूँ इसको सर्किल, देखो ध्यान से अब क्लियर समझ में आ जाएगा अगर आपको इस तरह से दिक्कत है तो। ये एक सेक्टर है जिसकी सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस हमें सरकमफेरेंस दिया गया 11 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस होता क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 11, तो r की वैल्यू 11/2 पाई, चलो 11/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 11 से 2 यानी 7/4 इसकी रेडियस आ जाएगी। और इस एरिया ऑफ सेक्टर आप जानते हो, एरिया ऑफ सेक्टर मैं पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, θ/360 इंटू क्या पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे बस रखना है हमें। चलो रख लेते हैं 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r 7/4 इंटू 7/4, ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। चलो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 11 हो गया, एक 7 से एक 7, 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, यानी कौन सा आंसर मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया गया, ध्यान से देखते हैं। 80 दिया गया द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 44 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज। देखो यार हमसे कहा गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो ABC, और इसका क्या कहा गया सर्कम सर्किल, यानी ये बाहर से कोई एक इसके सर्किल, ये सर्कम सर्किल, लेट सपोज ये कैपिटल R, और कैपिटल अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है अगर, तो ये क्या हो जाता है कैपिटल A/√3 बता चुका हूँ। और इसके अंदर की इन सर्किल अगर मान लो इसकी रेडियस r है तो इस स्मॉल r है, तो स्मॉल r क्या होता है A/2√3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं बता चुका हूँ। सर्कम सर्किल, ये सर्कम सर्किल से सर्कम रेडियस, इन सर्किल से इन रेडियस, इन दोनों के द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल इज इतना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। इसका एरिया, इस बड़े वाले ये बाहर वाला सर्किल का एरिया क्या होगा पाई r², इस r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू इस छोटे वाले सर्किल का एरिया क्या है, रेडियस क्या है r², और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया 44। चलो पाई कॉमन कर लेता हूँ, r² माइनस r², देखो r² माइनस r², एक बार क्या हो जाएगा देखो, चलो एक स्टेप्स लिख ही लेता हूँ, इज इक्वल टू 44 पाई इंटू r, इसको मैं करूँ तो क्या होगा a²/3 माइनस स्मॉल r a²/4 इंटू 3 इज इक्वल टू 44, पाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 22/7, 22 से ये 2 टाइम्स, ये 2 7 इधर चला जाएगा यानी 14। देखो a² कॉमन कर लूँ तो क्या हो गया 1/3 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 7, a² एलसीएम ले लूँ तो 12, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, यानी a² इज इक्वल टू कितना हो गया a² इंटू 3/12 इज इक्वल टू 7, a² इज इक्वल टू यहाँ 4, यानी a² इज इक्वल टू 28, हमें a² की वैल्यू 28 मिल गई।
अब देखो ए स्क्वायर की अगर वैल्यू अगर हमारे पास 28 आ गई, इसके बाद हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड यहाँ पे है, ए स्क्वायर पता ही है 28 है, 4 से 7 यानी कितना आ गया 7√3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ था नहीं आसानी से, और ये रिजल्ट दोनों मैं कितनी बार बता चुका हूँ, अभी भी कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर तक पहुँच चुके हैं। चलिए, वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना, और कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर देना है कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। अगर हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।